हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। आज हमारा क्विक रिकैप लेक्चर नंबर 3 है फॉर पीसीएस 2025। आज हमने 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या, डीपीएसपीज। वी विल सी व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीन तरह के हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। सेकंड हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। थर्ड हम देखेंगे 3 वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग आर्टिकल 368। एंड फोर्थ वी विल सी व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो केशवानंद भारती जजमेंट से हमारे पास आई है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों पहला हमारा टॉपिक क्या है, डीपीएसपीज। ये क्या है, हमारे पास डीपीएसपीज हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप के, वी ऑल नो कि ये 3 टाइप के होते हैं। सेकंड हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, थर्ड हम देखेंगे इनका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। वी हैव 11 ड्यूटीज, दीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस। ये क्या है बच्चों, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जिसको फुलफिल करना एक सिटीजन की ड्यूटी है। हाँ, अगर आप फुलफिल नहीं करते तो ये नहीं कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट वी एक्सपेक्ट कि यू शुड फुलफिल दीज ड्यूटीज। थर्ड हमारे पास क्या, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल 37 है जो हम कोट करते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसीजर है यूजिंग आर्टिकल 368 कि कौन से 3 तरीके से हम आर्टिकल 368 को यूज करके अमेंड कर सकते हैं। और केशवानंद भारती जजमेंट भी हमारे पास इसके साथ है, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डीपीएसपीज। डीपीएसपीज में हम देखेंगे आर्टिकल्स कौन से हैं, 36 से लेकर 45 तक। पार्ट आपका है बच्चों ये 4th। कल हमने पार्ट 1, 2 और 3 करा था। ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट 4 है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहां से इंस्पिरेशन लिया हमने, वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड ने इसकी इंस्पिरेशन कहां से ली थी, उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। उसके बाद क्या, ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डीपीएसपी फुलफिल नहीं होता तो आप स्टेट को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। जैसे कल हमने देखा था कि जो आपका पार्ट 3 है, अगर आपका फंडामेंटल राइट फुलफिल नहीं होता तो आप कहां जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो और आप कंटेस्ट कर सकते हो कि स्टेट फेल्ड टू फुलफिल माय पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट, और स्टेट को पनिशमेंट मिले। पर जो डीपीएसपीज हैं ये क्या है, ये मेयर ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखेगा जब भी वो कंट्री के लिए लॉ बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, जब भी वो कंट्री के लिए लॉ बनाएगा तो वो कुछ डायरेक्शन को फॉलो करेगा, सो दैट जो हमारी कंट्री है वो वेलफेयरिस्टिक मॉडल के ऊपर काम करती है। वो वेलफेयरिस्टिक, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करती है, तो वेलफेयर हो सके लोगों का, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डीपीएसपीज हैं। तो ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। इनका एम क्या है, इनका एम है टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट एंड गाइड गवर्नेंस। तो वो कहते हैं कि एक अगर स्टेट सक्सेसफुल होगा वो कभी होगा, वो या वो कब होगा, जब उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब उनके लोग हैं वो क्या है, वो सेटिस्फाइड हैं। लोग स्टेट को क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्टेट लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहा है, और दोनों के अंदर एक हार्मनी है जो लिखी है किसके अंदर, आर्टिकल 37 के अंदर। और लास्ट हमारे पास क्या है कि ये पार्ट 4 में इंश्राइंड है विद आर्टिकल्स 36 टू 51। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटेगरी कौन सी हमारे पास क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वी हैव सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये क्या कहते हैं कि ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, और क्या हो, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल क्या बच्चों, आर्टिकल 14। तो वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, लेट्स सी। पहला आर्टिकल क्या, आर्टिकल 38। वो क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। वो कहते हैं कि स्टेट के पास क्या हो, सोशल ऑर्डर हो, स्टेट इक्वली ट्रीट करे सबको। स्टेट क्या करे, इक्वली ट्रीट करे। उसके लिए क्या आपके पास आर्टिकल 38। उसके बाद क्या आपके पास आर्टिकल 39। वो क्या कहता है, वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। वो कहता है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो आपके पास क्या है, स्टेट आपको प्रॉपर पैसा दे। प्रॉपर पैसा क्या है, जितना आपका पैसा बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, जितनी भी वेल्थ है स्टेट की वो लोगों की है, तो स्टेट उसको लोगों के लिए खर्च करे। और स्टेट क्या करे, एडिक्वेट लाइवलीहुड के लिए पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लेकर आए और उसके अकॉर्डिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। लिखा कहां पे, आर्टिकल 39। फिर क्या आर्टिकल 39 वो क्या कहते हैं, फ्री लीगल एड। अगर आपको लीगैलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टेट की ड्यूटी है कि आपको फ्री लीगल एड दी जाए। आर्टिकल 41 क्या है बच्चों, आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो स्टेट कहता है कि आपका जो वर्क है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके पास वर्क नहीं है, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, आपको वर्क प्रोवाइड करे, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे, और आपको पब्लिक असिस्टेंस, जो चीजें आपको चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट वो आपको प्रोवाइड करे। उसके लिए आर्टिकल 41।
देन यू हैव आर्टिकल 42, वो किस चीज की बात करता है, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस, मैटरनिटी रिलीफ एटसेट्रा। वो कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं अगर वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जस्टिस वाली और ह्यूमेन की, वो वहां पे काम कर सके, वो वहां पे सर्वाइव कर सके। और सेकंड वो कहता है कि अगर कोई फीमेल है वो फैमिली वे में है तो उसको स्टेट क्या देगा, मेटर्निटी रिलीफ देगा। तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट कि 6 मंथ्स की आपको क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है फीमेल को। उसके लिए क्या आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 किस चीज की बात करता है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। वो कहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई इंक्रीज हो रही है, तो वो कहता है कि जितनी आपको वेज मिलेगी वो कितनी है, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड होगी। और आपको क्या होगा कि इन्फ्लेशन के एडजस्ट करके आपको उतना पैसा दिया जाएगा जिससे आपकी लाइफ पीसफुली बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप उसको जी सको। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, सारी चीजें बच्चों आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। सेकंड कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये इंस्पायर्ड से हैं महात्मा गांधी जी से, जो आपके क्या है, फादर ऑफ द कंट्री, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है जी। तो एक गांधी जी के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए फर्स्ट के आर्टिकल 40 वो क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। और बच्चों यही एक आर्टिकल है जिसके थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है, उसको क्या मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इस आर्टिकल के थ्रू। तो आर्टिकल 40 है जो इस्टेब्लिश करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कंट्री के अंदर। सेकंड आपका क्या गांधीयन में आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं कि जो हमारी कॉटेज और हैंडलूम इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, विलेजेस के अंदर जो ट्राइबल लोग काम करते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, सो दैट जो उनका कल्चर है वो क्या कर सके, वो असिमिलेट हो हमारी कंट्री के अंदर। फिर आपका आर्टिकल 46 है वो किसकी बात करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटीज एंड वीकर सेक्शन। तो ये कहता है कि जो भी लोग हैं, ये कहता है बच्चों जो भी लोग हैं जो एससी एसटी या अदर वीकर सेक्शंस के लोग हैं, तो उनकी एजुकेशन को हमें क्या करना है बच्चों, उनकी एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है। और हमें क्या करना है, हमें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करना है और उनको सिक्योर करना है। फिर आपका था आर्टिकल 47, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी चीज है जो नेचर से अगेंस्ट है, आपकी बॉडी के लिए फिट नहीं है, तो आपने उन चीजों को नहीं कंज्यूम करना, बेशक वो ड्रग्स है या कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है। फिर आपका आर्टिकल 48 है वो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बैन ऑन काउ स्लॉटर। तो वो कहता है कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री है, कि जो भी एनिमल्स को आपने रियर करना है तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, आपने स्लॉटर नहीं करना काउ का। कौन से एनिमल्स का, जो मिल्क एनिमल्स हैं, मतलब जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, आपने उनका स्लॉटर नहीं करना। और काउ के स्लॉटर पे वैसे भी बैन है हमारी कंट्री के अंदर। तो क्या है, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं जो आपके डीपीएसपीज में है। नेक्स्ट यू हैव लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें हम बात करते हैं, फर्स्ट है आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड। वो कहता है कि जो भी आपके सिविल मैटर्स हैं, जो भी आपके सिविल मैटर्स है उसके लिए आपके पास एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए जो डिग्निटी किसी की हैम्पर नहीं करेगा और सारे ही डिग्निफाइड वे में लाइफ को जिएंगे। ये हमने एट लेंथ टॉपिक हमने कवर किया हुआ है अपनी मेन क्लास के अंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है और प्रोबेबल क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड इज द स्टेट जिन्होंने यूसीसी को अप्लाई किया है, उससे पहले गोवा के पास क्या है, यूसीसी है। आपको फिर आर्टिकल 45 है, ये क्या कहता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो बच्चा छोटा है उसकी जो भी केयर है, तो स्टेट विल मेक श्योर कि उस बच्चे को वो केयर मिल रही है और वो बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा है। फिर आर्टिकल 48 आता है, वो भी बच्चे देखो लिबरल के साथ ओवरलैप कर रहा है। उसमें क्या है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि आपने साइंटिफिक वे से एग्रीकल्चर करना है, आपने वाटर को डिप्लीट नहीं करना, सॉइल बेड को खराब नहीं करना, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने, लोगों की हेल्थ के साथ आपने नहीं खेलना। तो सारी चीजें कहां पे, आर्टिकल 48 में। फिर आर्टिकल 48 ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है, आपने इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना। आर्टिकल 49 किस चीज का है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज। वो कहते हैं जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में वो किसके हैं, वो टैक्स पेयर्स के हैं। बच्चों कंट्री किसकी है, कंट्री हमारी है, क्योंकि हमने देखा प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बोला कि जो हमारी चीजें हैं हमने उसको प्रिजर्व करना है, हमारा हेरिटेज हमारी ग्लोरी होल्ड करता है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हमारी ग्लोरी होल्ड करते हैं, उसको हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है और उसको हमने सिक्योर और सेफ करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव डिफरेंट है, सेपरेटेड है, दोनों का डोमेन डिफरेंट है
और कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों फॉलो करेंगे। फिर आपके आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। आपने ऐसा काम करना है जिससे प्रमोशन हो किसकी, इंटरनेशनल पीस की, और डिस्टर्बेंस ना हो। अब आपने ध्यान रखना कि जो भी हमने अभी तक डीपीएसपी पढ़े हैं ना, ये कॉन्सेप्ट कब आया था, 1976 में। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट शुरू से था डीपीएसपीस का। फंडामेंटल राइट्स आपके 1976, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 1976 और 78 में आई थी। तो हमने देखना है कि जो भी चीजें है ना डीपीएसपीस, ये हमारी कंट्री को किसके लिए प्रिस्क्राइब करता है, कि हमारी कंट्री क्या है, वेलफेयर मॉडल पे काम करती है, और हमारी कंट्री में जो भी चीजें हैं वो लोगों की भलाई के लिए हैं। ये सारी चीजें कहाँ लिखी हैं, हमारी डीपीएसपीस में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपीस की। इंपॉर्टेंस में देखते हैं कि ये क्या है, ये दे इट एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए या लोगों के लिए, तो वो क्या करेगी, वो डीपीएसपीस को पढ़ेगी, इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी और पॉलिसी बनाएगी, सो दैट कि लोगों के फेवर के लिए पॉलिसी बने। सेकंड क्या है, गाइड टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को गाइड करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको रेफर कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। सोर्स ऑफ प्रोग्रेसिव लॉज, मतलब जो भी हमारे पास एक्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं लोगों के लिए, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स इन द फॉर्म डीपीएसपीज आपका एक्ट करता है। और लास्ट में क्या, प्रमोट वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने तीनों देखा है। इसके लिए हमारे पास क्या थे, सोशलिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है क्रिटिसिज्म्स क्या है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, कि ये क्या है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है डीपीएसपी का, कि नॉन जस्टिशिएबल है, सिर्फ विशेष हैं। अगर इसके थ्रू गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म डीपीएसपी का ये है। सेकंड क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें फंडामेंटल राइट्स में आपके पास हैं जो सिटीजन एक्सरसाइज करता है, और कुछ चीजें हैं जो डीपीएसपी आपको प्रमोट करता है, पर इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के अंदर हार्मनी क्रिएट करनी है। हार्मनी का मतलब क्या है, कि आपने दोनों को ही बैलेंस करना है। अगर कोई इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपने कोशिश करनी है, यू हैव टू वर्क कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे के साथ काम करें। थर्ड क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि देयर आर वेग टर्म्स लाइक एडिक्वेट लाइवलीहुड। अब एडिक्वेट लाइवलीहुड होता क्या है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, कई जगह गवर्नमेंट लैक कर रही है, सेंटर स्टेट की आपस में बन नहीं रही है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि एक तो सरकार को गाइडलाइंस फॉलो करनी है, पर अगर गाइडलाइंस प्रॉपर ना हो तो आप क्या करोगे, आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो इस केस के अंदर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, और सबसे बड़ा क्या है, ये क्रिटिसिज्म है किसका, डीपीएसपी का। नेक्स्ट यू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। अब 1976 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर ये ड्यूटीज ऐड हुई थी। इनिशियली हमारे पास 10 ड्यूटीज थी, अब कितनी है, 11 ड्यूटी ऐड हुई है 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वो क्या है, एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6, 6 to 14 किसके अंदर है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं क्या है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज क्या क्या है। तो पहली लिस्ट क्या कहती है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है और हर चीज को आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। सेकंड है रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ लेना एक बार। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने ब्रेथ और लेंथ और विड्थ पूछी है फ्लैग की, सो यू हैव टू रीड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है, चेरिश नोबल आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनके आइडल्स क्या थे। फोर्थ क्या है आपके पास, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में हमने वर्ड्स देखी है। डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस, अगर आपको बुलाया जाता है कोई नेशनल सर्विस के लिए, जैसे यू नो कि पंजाब में अभी बहुत ज्यादा क्या है, फ्लड्स, सिचुएशन इज वेरी टेंस इन मेजर पार्ट ऑफ पंजाब। तो अगर आपको सर्विस के लिए बुलाया जाता है, यू हैव टू वर्क देयर, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सरकार आपको पे करेगी। फिर क्या, प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 का प्रीमाइसी ये है, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, उसका प्रीमाइसी बच्चों ये है। फिर आपका क्या, वैल्यू एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, आपने कल्चरल हेरिटेज को वैल्यू करना और प्रिजर्व करना है। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी समर्स आती हैं, आपकी फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज हो जाती हैं, तो उन्होंने बोला कि आपने डिस्ट्रॉय नेचर को नहीं करना है। फिर आपका क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी एक तरह की ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें क्या आपकी आर्टिकल 51 में लिखी हुई हैं।
नेक्स्ट है नेचर क्या है, ये भी बच्चों क्या है, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, लाइक डीपीएसपीज। ये क्या है, दे सर्व एज रिमाइंडर्स ऑफ सिविक ड्यूटी एंड एक्ट एज मॉरल कोड, तो वो कहते हैं कि ऑब्लिगेशंस हैं बच्चों। ये क्या है, दीज आर ऑब्लिगेशंस। अगर आप इसको फुलफिल करोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ मॉरल कोड। फिर क्या, कोर्ट्स यूज देम इन इंटरप्रिटेशन। कोर्ट्स इनको कई बार यूज करते हैं कि आपकी ड्यूटी है नेचर को प्रोटेक्ट करना। ह्यूमन और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी ये आपकी क्या करती है, काम करती है। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या रिलेशनशिप बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी, क्या रिलेशनशिप है? पहला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिकंसिलिएशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम डीपीएसपी को भी विजिट करते हैं और हम फंडामेंटल राइट्स को भी विजिट करते हैं और दोनों को रिकंसाइल करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, आर्टिकल 37। फिर क्या, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इनको डिफर करता है कि एक जस्टिशिएबल है, एक नॉन जस्टिशिएबल है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन लॉज इंप्लीमेंट डीपीएसपी रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। अब आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, आपके सिर्फ डीपीएसपी को फॉलो करना है। तो उन्होंने बोला है कि जब कोर्ट ऐसे करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाय यूजिंग डीपीएसपी, देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस और हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जी इंपॉर्टेंट केसेस। इंपॉर्टेंट केसेस में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, चंपकम दुराईराजन 1951 का केस है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डीपीएसपीज कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स लेड टू फर्स्ट अमेंडमेंट। तो उन्होंने बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, वो हमेशा सुप्रीम है किसके ऊपर, डीपीएसपीज के ऊपर। सेकंड गोलकनाथ केस है पंजाब का 1967, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीज। उन्होंने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करोगे, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक प्रीमाइस को देखना पड़ेगा, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। थर्ड आपका केस है केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें क्या है, बैलेंस बिटवीन एफआरएस एंड डीपीएस में। तो उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ तो आपकी हम खैर नहीं, तो हम आपको नहीं लीव करेंगे, हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस है 1980, आपकी वेज को लेके केस था, मतलब पैसे को लेके केस था, बेसिक वेजेस को लेके। हार्मनी बिटवीन एफआरएस एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम किसी को भी कोई चीज के लिए वॉल्यूशन नहीं कर सकते। फिर आपका क्या है जी, यूनिकृष्णन केस है 1993 का, राइट टू एजुकेशन डिराइव फ्रॉम डीपीएसपी। उन्होंने बोला है कि जो राइट टू एजुकेशन, अगर लोग एजुकेटेड ही नहीं होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में नहीं पता, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटर एजुकेशन को क्या बना दिया, आर्टिकल 21 ने। तो आज हम क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। जहां पे फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे फंडामेंटल राइट्स रोल प्ले करते हैं, जहां पे डीपीएसपी की रिक्वायरमेंट है वहां पे डीपीएसपी रोल प्ले करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी मेंटेन करके काम कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जी अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड किया जा सकता है? तो तीन तरह की मेजोरिटी है। पहली क्या है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपने ध्यान रखना मेजोरिटी का मतलब क्या है, हमारे पास कोई 100 रुपीज है तो हम बोलेंगे कि मेजर और माइनर पोर्शन कैसे देखेंगे, हम देखेंगे इसका हाफ कितना है, मतलब 50। अगर तो जिसके पास 50 + 1 मतलब 51 रुपीज है उसके पास मेजर पोर्शन है, जिसके पास 50 - 1 मतलब जिसके पास 49 रुपीज है उसके पास क्या है, माइनर पोर्शन है। तो मेजोरिटी किस चीज के अंदर देखते हैं, मेजोरिटी हमेशा हम न्यूमेरिकल नंबर के अंदर बच्चे कैलकुलेट करते हैं। मेजॉरिटी हम हमेशा न्यूमेरिकल नंबर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि सिंपल मेजॉरिटी हम कब यूज करते हैं, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है, पर इसको कब यूज करते हैं, जब हमने एडमिशन और क्रिएशन करनी है स्टेट्स की, सिटीजनशिप एटसेट्रा। हमने देखा था आर्टिकल 2, 3 और आर्टिकल 5 से 11। हमने जो कल स्टडी किया था उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 368 को क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेज। वो कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं आपके हाउस में, अगर 2/3 मेंबर 66.67% अगर मेंबर्स कहते हैं कि यस वी वांट टू गो बाय द डिसीजन, देन ओनली द डिसीजन कैन हैपन, अदरवाइज डिसीजन हैपन नहीं होगा। फिर आपको क्या, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। वो कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है वो तो मान गए हैं कि हमें क्या करना है, हमें स्पेशल मेजॉरिटी को यूज करना है, पर हमारी कंट्री में जैसे 28 स्टेट्स हैं, अगर 14+ स्टेट्स एग्री करते हैं सेम चीज को अप्लाई करने के लिए अपने अपने डोमेन में, तो हम कहते हैं उसको बोलेंगे बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, नोटेबल अमेंडमेंट्स। बच्चों ने पूछा था कल क्लास में कि सर कौन सी अमेंडमेंट्स है जिसको हमने स्टडी करना है, ध्यान रखना है। तो वे अराउंड 6-7 अमेंडमेंट्स। पहली तो 1951 की है, उसमें क्या कि रिजर्वेशन अलाउ की गई। दूसरा आपका क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 वर्ड्स ऐड हुए, वो क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड, जो हमने ऐड किया है।
थर्ड हमारा है 44th अमेंडमेंट 1978। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने रिस्टोर किया कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल मतलब रोका जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंड किया जा सकता है। इसके लिए आपने आर्टिकल कौन सा यूज करना है, 358 एंड 359। फोर्थ आपके पास क्या है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो हमने आर्टिकल 40 यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसको, पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज को। फिर आपके पास 86th अमेंडमेंट, मतलब आपने राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऐड किया और आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई है, जो आपकी ड्यूटीज की लिस्ट को 11 बनाया जिसने। फिर आपके 2016 में जीएसटी आपने इंट्रोड्यूस किया किसके लिए, फेडरलिज्म के मॉडल के लिए, फेडरलिज्म के मॉडल के लिए। और लास्ट आपके पास क्या 2019 में 10% आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी उनको कोटा दिया। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो नोटेबल है, जिसको आप याद कर सकते हो और आपके एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। फिर आता है हमारे पास केशवानंदा भारती जजमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है 1973 में आई है। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसको, पार्लियामेंट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो जुडिशरी है आपकी, उसने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, पर उसमें ध्यान रखना कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करना। तो उन्होंने कुछ बोला कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं किसके, बेसिक स्ट्रक्चर के। पहला कौन सा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएस में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट इनको डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, ये इंक्लूड रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। देन यू हैव क्योंकि रिकैप में हमने आज का सीखा, आज हमने देखा कि डीपीएसपीज हैं वो आइडियल्स हैं वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, 3 तरह के हैं, नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, इनिशियली 10 थी, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। थर्ड हमने क्या देखा कि इनके अंदर क्या है, इनिशियली दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, पर ये बाद में हार्मोनाइज किया गया। फोर्थ हमने देखा कि अमेंडमेंट प्रोसीजर में 3 टाइप की मेजोरिटी है, सिंपल, स्पेशल एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। और साथ में क्या है हमारे पास, केशवानंदा भारती जजमेंट है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने थर्ड में अपने क्विक रिकैप लेक्चर में वी हैव कवर्ड ऑल द 4 एंड 5th दैट इज 4A पार्ट भी हमने इसके अंदर कवर किया। थैंक यू।